हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज एडवोकेट शौकत मीर। आज मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और शुरुआत है जनरल नॉलेज के पोर्शन की। मैं जनरल नॉलेज की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें आज हम यूनाइटेड नेशन से शुरू करेंगे। अच्छा, ये जनरल नॉलेज की सीरीज़ में क्या क्या होगा, देखिए अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब भी जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है किसी भी एग्जामिनेशन का, तो वो इंक्लाइन हो जाते हैं हिस्ट्री की तरफ, ज्योग्राफी की तरफ, साइंस की तरफ, वगैरह वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ। लेकिन कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट है, उसके बाद जेकेपी कांस्टेबल है। उसमें जनरल नॉलेज का मतलब क्या है कि आपने कुछ जनरल टॉपिक्स की नॉलेज लेकर आनी है, वो पढ़ कर आना है। उसमें आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ले लीजिए, अवार्ड्स ले लीजिए, है ना, इम्पॉर्टेंट डेट्स ले लीजिए हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज में आती हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के, जो मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस वगैरह, इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो ये जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं, मैं इन सारों की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको हम पूरा एंड तक लेकर जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशंस से। ये यूनाइटेड नेशंस वाला जो टॉपिक है, ये और इसके साथ दो और ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने कराई हैं जो मैंने करानी है इसी लेक्चर में, ये तीनों टॉपिक्स जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। पर्टिकुलरली अगर इस वक्त की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी जितने भी कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस हैं, जेकेएसएसबी के, यहाँ बाहर से एसएससी के भी हो सकते हैं, तो ये सबके लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस टॉपिक से हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछे जाते हैं, मतलब इन टॉपिक से जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप जेकेपीएसआई ले लें, एनटी ले लें, ठीक है, या उनके पीएससी के एग्जामिनेशंस भी लेंगे तो वहाँ पर भी, इवन मेंस में भी ये इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। करंटली ये कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कहानियाँ नहीं करनी क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है। ठीक है जी, कौन सा कलर ले लें? इसको लाइट करके ले लेते हैं। ओके जी, करते हैं शुरू। यूनाइटेड नेशंस, इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। पहले अटलांटिक चार्टर, ये एक इंपॉर्टेंट चार्टर है जब हम यूनाइटेड नेशंस को पढ़ते हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस क्या है? यही है अक़वाम मुत्तहिदा। पहले इसकी इंट्रोडक्शन ले लीजिए थोड़ी सी। देखिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरा वर्ल्ड अपना पार्ट देता है, जिसका मेंबर जो है लगभग पूरा वर्ल्ड है। ठीक है जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह ऐसे कंसेप्ट के लिए काम करना। ठीक है जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 1940s में बनाया गया था। ठीक है, 1945 में तो मतलब ये असल में ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन इसको 1940s में लगभग बनाना शुरू हो गया था। लेकिन अगर इसका क्रक्स जो हिस्टोरिकल प्रोसीजर देखें हम, तो लीग ऑफ नेशन से शुरू हुआ था। लीग ऑफ नेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो फेल हो गई थी। ठीक है, वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इससे पहले बनी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन वो फेल हो गई थी। तो उसके बाद फिर इसको बनाया गया था। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस को, अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं इसको। ठीक है जी। अटलांटिक चार्टर से हम शुरुआत करते हैं। इन अगस्त 1941 प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, इसको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पढ़ा जाता है, मतलब मशहूर इसी नाम से है ये, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट शॉर्ट में पढ़ा जाता है इनको, लेकिन इनका पूरा नाम क्या? फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। अच्छा, ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये आई थिंक 32nd प्रेसिडेंट थे यूएस के, 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और ये जो प्राइम मिनिस्टर चर्चिल है, ये कौन से प्राइम मिनिस्टर चर्चिल की बात कर रहे हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल है, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। कहां के प्राइम मिनिस्टर थे? यूके के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। प्रपोज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इन दोनों ने, यूएस के प्रेसिडेंट, 32nd प्रेसिडेंट आई थिंक, कंफर्मेशन दे लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है 32nd ही है। यूएस के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर कुछ
मतलब डिस्कशन की, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल कायम किया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है जी। तो यहां से ये अटलांटिक चार्टर से ये शुरू हुआ। डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस 1 जनवरी 1942, चर्चिल, रूजवेल्ट, मैक्सिम लिटविनोव of the USSR and TV Soong of China signed this document which marked the first official use of the term United Nations। ये सारे लोग मिले 1 जनवरी 1942 को और इन्होंने जो ऑफिशियल टर्म है यूनाइटेड नेशंस की, इसको मतलब नाम दिया। ठीक है, ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस नाम को शाया किया, उसको इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म होगी, मतलब खत्म होने वाली थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज अबाउट टू एंड। ऑन 25 अप्रैल 1945 50 nations assembled in San Francisco, California for a conference and initialized the drafting of UN Charter which was adopted on 25 June 1945। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था। 25 अप्रैल 1945 से लेकर 25 जून 1945 तक 50 नेशंस सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर बैठते हैं। ठीक है जी। और वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, यूनाइटेड नेशन का चार्टर बनाते हैं। अच्छा, ये चार्टर क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का चार्टर का क्या मतलब हो गया? चार्टर का मतलब हो गया कि यूनाइटेड नेशन का एक आईन बनाते हैं, ये समझ लीजिए, एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिमिलर मत देना। जैसे हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर बनाया उन्होंने। बस यही समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक आईन बनाया जिसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए यूनाइटेड नेशंस के, उसकी बॉडीज लिखी गई, उसकी फंक्शनिंग का सारा सिस्टम लिखा गया। ठीक है जी। और ये प्रोसेस लगभग 2 महीने चला। हाँ, मई जून, 25 अप्रैल से 25 जून तक ये सारे लोग बैठते रहे और इन्होंने चार्टर जो है बनाया और उसको अडॉप्ट कर लिया 25 जून 1945 को। फिर ऑफिशियली उस चार्टर ने इफेक्ट कब लिया? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही उस चार्टर को क्या किया? ऑपरेशन में लाया, उस चार्टर को लागू किया। मतलब यूनाइटेड नेशंस बन गई, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दी यूनाइटेड नेशंस उन्होंने दुनिया को, क्योंकि अब हमने एक अक़वाम मुत्तहिदा बना दी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशंस कब बनी, तो आपको जवाब देना है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945, ये डेट याद रखनी है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। ठीक है जी। उसकी मतलब उसका बेस बना दिया गया, मतलब बना दिया गया, ये समझिए। एट इट्स फाउंडिंग द यूएन हैड 51 मेंबर स्टेट्स। एज ऑफ 2024 इट हैज 193 सॉवरेन स्टेट्स। उस वक्त जब ऑपरेशनलाइज हुआ यूएन, तब 51 कंट्रीज थी यूएन के पास। मतलब यूएन में 51 कंट्रीज का योगदान था, 51 कंट्रीज यूएन की मेंबर थी। और इस वक्त करंटली 193 कंट्रीज जो है यूएन की मेंबर है। याद रखना, जब चार्टर बनना था तो 50 नेशंस थे, और जब यूएन ऑपरेशनलाइज हुआ 51 नेशंस थे। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, वहां 50 था, यहां 51 है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नाइजीरियन लॉयर एंड पॉलिटिशियन ट्राइग्लाई was United Nations first Secretary General and Antonio Guterres is the 9th Secretary General of the United Nations Organization। ये जो एंटोनियो गैटरस हैं इस वक्त भी यही हैं। ठीक है जी। करंटली भी ये 2017 में बने थे, अभी भी एंटोनियो गैटरस ही हैं सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है जी। और ट्राइग्लाई ये कौन थे? ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है जी। और ये नाइजीरिया के क्या थे? लॉयर थे, वकील थे, नाइजीरियन लॉयर थे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब जो 6 आप समझ लीजिए पिलर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके बलबूते पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है चलती है। वो 6 पिलर्स क्या हैं? देखिए, पहला आ गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी एक इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरी 193 कंट्रीज की शिरकत है। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है जहां पूरे इंडिया से एमपीज आकर बैठते हैं, वैसे है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जहां पूरे वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन आती है। ठीक है जी। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है जहां पूरे इंडिया से हर स्टेट से मेंबर्स चुनकर आते हैं। ठीक है जी। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं। ठीक है जी। उसमें 193 कंट्रीज के लोग
आकर बैठते हैं, अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। द यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए इज द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ईच ऑफ द 193 मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज एन इक्वल वोट। द यूएनजीए आल्सो मेक की डिसीजन फॉर यूएन इंक्लूडिंग, क्या क्या की डिसीजंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो जनरल असेंबली लेती है यूनाइटेड नेशंस के लिए। वैसे तो यूनाइटेड नेशन ही बेसिक है, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है, यही है, याद रखना। इस पे क्वेश्चन बनता था, इसके क्वेश्चन बना हुआ एक बार कि यूएन की पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आपने याद रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है जी, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन इसका। और इसमें 193 स्टेट्स हैं और हर एक के पास इक्वल वोट करने का हक है। पूरे 193 जो मेंबर्स हैं, मतलब जो मुल्क हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बराबर का हक है वोट करने का इस असेंबली में। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं जो यूएन करता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम, ऐसे तो बहुत सारे काम करता है लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है मैं आगे पढ़ूंगा आपको। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर यूएन जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस का पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ जनरल असेंबली का नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल चुनते हैं, ठीक है जी। इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर वापस से इस स्लाइड पे लाऊंगा आपको आगे जब हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे तो बताऊंगा नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन है वहां पर। अप्रूविंग द यूएन बजट, यूएन के बजट को अप्रूव करता है यही। द 79th सेशन ऑफ यूएनजीए विल हैज टेकन प्लेस, लिख दो यहां पर, विल टेक प्लेस तो हैज टेकन प्लेस। 79th सेशन ऑफ यूएनजीए हैज टेकन प्लेस फ्रॉम सितंबर 10 to 2024, ठीक है जी। 10 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th सेशन जो है वो चला है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट कौन है जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? प्रेसिडेंट कौन है? फाइलमन यंग, ठीक है जी। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गैटर्स, ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए आगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे मुझे लगता है कि जनरल असेंबली से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल है उससे ज्यादा। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये जनरल असेंबली से थोड़ा सा पावरफुल है। इसमें कुछ पावर्स हैं जो कुछ कंट्रीज को दे दी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको, फिर देखते हैं। इट हैज 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग 5 परमानेंट मेंबर्स। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, यही है वीटो। वीटो क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस and 10 non-permanent members. The council can be convened at any time when peace is threatened. इसमें सिर्फ 15 बंदे होते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी अगर पीस थ्रेटन होता है, मतलब सुख शांति जो है ना, मतलब कहीं पे सुख शांति खराब होती है, जैसे इजराइल में चल रहा है, आप देख लीजिए, यूक्रेन में चल रहा है, रशिया यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन है ना, वहाँ चल रहा है। तो जब भी कोई वर्ल्ड में कोई इनएविटेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है जी, या फिर कोई जंग वार वगैरह सिक्योरिटी को मसला होता है, तो ये जो 15 मेंबर्स हैं ये मीटिंग करते हैं, ये उसके ऊपर काम करते हैं। ये 15 मेंबर कंट्रीज जो होती हैं ये उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है जी। अभी आपने देखा होगा, चलिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मसला है, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो 15 मेंबर्स होते हैं, देख लीजिए 193 कंट्रीज में से सिर्फ 15 कंट्रीज जो है इसका पार्ट होती है, और वो 15 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि अगर कहीं सिक्योरिटी या पीस का मसला है तो उसको वो एड्रेस करते हैं, मतलब उसके ऊपर वो काम करते हैं। सिर्फ 15 कंट्रीज 193 में से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस 15 में से 5 जो है वो परमानेंट है, उनको वो हमेशा रहेंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट रहेंगी, इनको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है जी। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके ऊपर इलेक्शन होता है। इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर इलेक्शन होता है, और मेरे ख्याल से इसका टर्म कितना है, आई डोंट एग्जैक्टली नो, शायद यहां पर मेंशन भी नहीं है। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके ऊपर इलेक्शन होता है, ठीक है जी। कितने साल के बाद इलेक्शन होता है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। और उस इलेक्शन में इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है और इसमें डाला जाता है, किसमें? सिक्योरिटी काउंसिल। इलेक्शन कहां होता है? इलेक्शन यहां पर होता है। इलेक्टिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूविंग, ठीक है जी।
सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन जो है जनरल असेंबली में होता है और फिर वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यहां पर ऐड होते हैं और वो सिक्योरिटी को देखते हैं वर्ल्ड की। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? The 78th session of UN General Assembly was scheduled to hold election for 5 Security Council seat on June 6, 2024। जब 78th सेशन हुआ UN जनरल असेंबली का, UN जनरल असेंबली का जब 78th सेशन हुआ तो जून 6, 2024 को 5 सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स पर इलेक्शन हुआ। मतलब 10 नॉन परमानेंट है, 10 में से 5 नॉन परमानेंट सीट्स पर इलेक्शन हुआ और नॉन परमानेंट मेंबर्स ऐड हुए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनएससी हेडक्वार्टर आर इन न्यूयॉर्क। ठीक है जी, सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज प्रेसिडेंट हु होल्ड्स द पोजीशन फॉर 1 month एट ए टाइम। द प्रेसिडेंट ही रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो 15 मेंबर्स होते हैं, ये जो 15 मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से इसका हेड बनाया जाता है, इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, और हर मेंबर जो है वो सिर्फ 1 महीने के लिए इसका प्रेसिडेंट होता है। मतलब ये सिक्योरिटी का मसला है तो यहां पर हर एक को पावर दी गई है। ठीक है, इन 15 मेंबर कंट्रीज में से हर मेंबर कंट्री जो है वो 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनती है, मतलब एज ए प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करती है सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है जी, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चीज रोटेट होते रहती है। मान लीजिए इसमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएस है, इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, 8-10 कंट्रीज और हैं। ठीक है जी, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ए में आएगा, मान लीजिए अफगानिस्तान आ गया, 1 महीने के लिए वो प्रेसिडेंट रहेगा। फिर अगले महीने मान लीजिए चाइना आ गया, फिर वो रहेगा पूरा 15। ठीक है, फिर वापस से रोटेशन, मतलब 1-1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी मिलती है। यहां पर परमानेंट प्रेसिडेंसी किसी को नहीं मिलती। ठीक है, हर मेंबर जो परमानेंट है या नॉन परमानेंट, डजंट मैटर, 1 महीने के लिए आपके क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट रहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के। और सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है? ये पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी और पीस को देखते हैं, उसको अपहोल्ड करते रहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने देखा होगा पिछले दिनों में इजराइल के आर्मी चीफ हैं कोई साहब का, उनके खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है जारी किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या इंडिया अरेस्ट वारंट मतलब इंटरनेशनली कर सकता है जारी उसके लिए? नहीं, क्योंकि इंडिया की अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वो इंडिया की लिमिट्स के अंदर जब आएगा तो उसको अरेस्ट करेंगे। अगर इंडिया उसके लिए अरेस्ट वारंट देता है तो जब वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर आएगा तब अरेस्ट करेंगे। इंडिया की बाउंड्री से बाहर है तो इंडिया का वारंट जो बाहर वाले लोग मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, उनकी मर्जी। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब देती है कोई भी, मतलब आप समझ लीजिए वारंट, मान लीजिए अरेस्ट वारंट अगर देती है तो वो फिर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि अगर किसी भी कंट्रीज में नेतन्याहू या दूसरा जो आर्मी चीफ जो उनका है, अगर वो मिलता है तो उसको अरेस्ट कीजिए। ठीक है जी, ये पावर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स advisory opinion on legal question from authorized UN organs and specialized agencies। इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड, इंटरनेशनल लॉ के मतलब उसके लिमिट में रहकर उसके मतलब आप ये समझ लीजिए कि उर्दू वाला लफ्ज़ ही भूल गया मुझे, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये लीगल डिस्प्यूट कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी आता है, कोई भी लीगल डिस्प्यूट है तो उसको खत्म करता है या फिर उसको एड्रेस करता है। इसकी लोकेशन का याद रखना, ये एक ऑर्गन है जो नेदरलैंड के अंदर है, बाकी मुझे लगता है सारे न्यूयॉर्क के अंदर हैं। हैग एक जगह है नेदरलैंड के अंदर, वहां पर इसकी लोकेशन है, वहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और ये 26 जून 1945 को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसमें 15 जजेस हैं। ठीक है जी, हर जज की टर्म 9 साल है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। आपको एक और बात बता दूं, यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश है, 6 है या 5 है? 6। इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश, बाकी 2 आप मुझे कमेंट्स में बताइए। स्पेनिश का मुझे कुछ डाउट है लेकिन ये 3 तो डन है। ठीक है जी, करंट प्रेसिडेंट नवाफ सलाम लेबनान के हैं, जो आप ये समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं ये। ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब यही होता है कि जो सबसे बड़ा जज है, सबसे बड़ा जज जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह सकते हैं, तो वो कौन है?
वो नवाफ सलाम है, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, ये लेबनान के हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका क्या काम है? प्रोमोट्स कलेक्टिव एक्शन फॉर sustainable world. It has 54 members elected by the General Assembly for 3 years term. The council's work includes promoting higher standard of living, full employment and economic and social progress, advancing sustainable development. ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करती है ये, ठीक है। वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए, मतलब वर्ल्ड के, आप ये समझ लीजिए वर्ल्ड की गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है जी। दुनिया के अंदर अगर मतलब कल्चरल डिफरेंसेस हैं कास्टिज्म के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए काम करता है, गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम करता है ना, वर्ल्ड में हंगर इंडेक्स को नीचे लाने के लिए काम करता है ना। तो ये सारे आपने देखे, इसमें आप अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, ठीक है, 15-17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन जो है वो अचीव करना चाहता है। वो गोल्स के ऊपर भी काम कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है जी। तो यहां पर 54 मेंबर्स होते हैं, कितने? 54 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं जनरल असेंबली से 3 साल की टर्म के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, 3 साल की टर्म के लिए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है 54 मेंबर्स को यहां पर इलेक्ट करके भेजती है और वो काम करते हैं किस किस चीज के ऊपर? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है जी, सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करेंगे, स्टारवेशन के ऊपर, मतलब भूखमरी के ऊपर काम करेंगे, गरीब मुल्क है उनको अमीर कैसे बनाना है, उनको आगे कैसे लाना है, उसके ऊपर काम करेंगे। ये सारे काम ये करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके हेड इस वक्त करंटली कौन है? बॉब रे। बॉब रे जो है इस वक्त इसके करंटली हेड हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है जी? द ट्रस्टीशिप काउंसिल was a main organ of the United Nations that supervised the transition of trust territories from colonies to sovereign nations, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या मतलब हो गया कि ट्रस्ट कॉलोनीज टू द सॉवरेन नेशंस? ये पहले ये चीज देख लीजिए। मान लीजिए एक कंट्री है, ठीक है जी, एक कंट्री है, मान लीजिए रशिया है, ये रशिया है, ठीक है। अब रशिया के साथ कुछ आसपास कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यहां पर म्यांमार है, मान लीजिए आप, म्यांमार तो वहां पर नहीं है, म्यांमार इंडिया के साथ पड़ता है, एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर म्यांमार है, मान लीजिए यहां पर यूक्रेन है, यहां पर नेदरलैंड, एग्जांपल, ठीक है। अब ये छोटी छोटी कॉलोनीज हैं या फिर ये छोटे छोटे सॉवरेन नेशंस हैं, ठीक है जी। तो अब ये रशिया की ड्यूटी बनेगी कि इन छोटी छोटी कंट्रीज का ख्याल रखे, छोटी छोटी कॉलोनीज का ख्याल रखे, चाहे कि ये छोटी छोटी जो टेरिटरीज हैं ये इसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, चाहे कि इसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने इनका ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये मतलब हो गया, मतलब कॉलोनीज का छोटी छोटी होना मतलब किसी बड़े सॉवरेन नेशन के साथ, ठीक है। कॉलोनीज टू सॉवरेन नेशन का मतलब हो गया ये छोटी छोटी कॉलोनीज अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो उनका आपने ख्याल रखना है। तो इन कॉलोनीज के लिए टर्म यूज की गई ट्रस्ट टेरिटरीज, ठीक है जी। ट्रस्ट टेरिटरीज मतलब कि आपके ऊपर यकीन किया जाता है कि आप इनका ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। और इसी बेसिस पर बनी थी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है जी। इसका पर्पस क्या था? प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरी। जो ये छोटी छोटी ट्रस्ट टेरिटरीज हैं, आपकी छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, ठीक है, जो आपकी कंट्री का पार्ट पार्शली है, पार्शली नहीं है, या फिर ऐसी टेरिटरी, मान लीजिए एक ऐसी टेरिटरी है इसमें, मान लीजिए एक यूक्रेन है टेरिटरी जो इसके रशिया के कंट्रोल में है, ठीक है, और उस टेरिटरी का कॉरिजेंडम ये है, मान लीजिए उसका चार्टर ये है कि जब हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाएगी तो हम रशिया से अलग होकर अपना मुल्क बना देंगे, लेकिन जब वो मुल्क बनाना चाहेंगे तब रशिया उसमें मतलब छेड़खानी नहीं करेगा और रशिया जो है उसको आज़ाद कर देगा, बोलेगा जाओ आप आराम से आप अपना मेंटेनेंस करो क्योंकि आप स्टेबल हो गए। मतलब आपको छोटी छोटी टेरिटरीज इसलिए दी जाती हैं, ट्रस्ट करके इसलिए दी जाती है कि जब वो छोटी छोटी टेरिटरीज, छोटी छोटी कॉलोनीज जो है वो जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी, खुद को मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो आपने उनको छोड़ देना, आज़ाद कर देना और वो अपना सिस्टम सेट करेंगी, ठीक है जी। इसके लिए बना था ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। प्रोमोट एंड एडवांसमेंट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज, वो जो ट्रस्ट टेरिटरीज के इनहेबिटेंट्स हैं उनके एडवांसमेंट के लिए आप काम करेंगे, ठीक है जी। मतलब ट्रस्टशिप काउंसिल का मेन फोकस उस पर रहेगा। प्रोमोट देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट,
खुद मुख्तारी के लिए भी उनकी मदद करेंगी कि मतलब जल्दी से जल्दी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है जी, और इंडिपेंडेंट हो जाए। इंश्योर दैट ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैव अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट, और जब जब कोई भी टेरिटरी है जो इस लायक हो जाएगी कि वो अपने आप को खुद मेंटेन कर सकती है, कि वो अपने आप अपना एक खुद मुल्क बना सकती है, सॉवरेन बन सकती है, तो उसकी मदद करेगी, इंश्योर करेगी कि वो कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है, वो आज़ाद हो गई है, मतलब उसकी आज़ादी इंश्योर करेगी। ये नहीं कि मतलब जब वो आज़ाद होने के लायक बनी तो तब रशिया ने हमला कर दिया, उसको आज़ादी नहीं होने दिया, तो उसको आज़ादी की जिम्मेवारी किसकी? ट्रस्टीशिप काउंसिल की है, ठीक है जी, वो उसको आज़ाद करवाएगी। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल इज जेम्स कैरुकेंस, ठीक है जी। जेम्स कैरुकेंस जो हैं ये इस वक्त करंटली यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं, चेयरमैन है, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सेक्रेटेरिएट हैज tens of thousands of staff members from around the world. Staff are recruited locally and internationally and work in duty stations and on peacekeeping missions. आपने भी देखा होगा आपके इलाके में यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी घूमती रहती है, एरियल ऐसे लंबा सारा लगा के पीछे व्हाइट कलर की साइड में यूएन लिखा हुआ ब्लू कलर से, तो वो क्या है? वो सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट में हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है जी, कुछ बाहर की कंट्रीज के हैं, कुछ मतलब जहां न्यूयॉर्क के हैं, ठीक है जी, लोकल हैं वहां के, ठीक है, हजारों लोग काम करते हैं और उनका काम क्या है? वो पीस कीपिंग के ऊपर काम करते हैं और यूनाइटेड नेशंस का जो डे टू डे प्रोग्राम्स हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज है यूनाइटेड नेशंस की, उस पर काम करते हैं। जो डे टू डे काम चलता है, जो डे टू डे असाइनमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको इंश्योर करते हैं, उनके ऊपर काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, और पीस कीपिंग के लिए काम करती हैं और इसमें हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो है स्टाफ मेंबर्स हैं। ये 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में आ जाता है वीटो पावर यूनाइटेड नेशंस में। वीटो पावर क्या चीज है? देखिए, द वीटो पावर इज इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज द एबिलिटी ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स टू ब्लॉक एनी सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन। देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए ये एक रेजोल्यूशन है, ये एक रेजोल्यूशन है और इस रेजोल्यूशन को 192 कंट्रीज ने पास कर दिया, 192 कंट्रीज ने पास कर दिया, उसमें 4 वीटोज भी हैं, याद रखना, टोटल 193 हैं, ठीक है जी, और 193 में से 192 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को पास कर लिया और 192 में से 188 हैं नॉन, मतलब जो जनरल असेंबली के बाकी मेंबर्स हैं, और 4 हैं कौन से? परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के। 4 हैं कौन से? सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स। इनमें से मतलब चाइना, यूएस, यूके, रशिया और फ्रांस, ठीक है, ये 5 मेंबर्स की बात कर रहा हूं, हमें अलग से याद रखना, इनको ध्यान में रखना, कंसेप्ट समझाऊंगा अच्छे से। हाँ जी, तो 192 मेंबर्स ने क्या किया? एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, 192 मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया और एक ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से एक कोई, मान लीजिए चाइना उठा लीजिए, एक चाइना जो है उस रेजोल्यूशन के खिलाफ है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वीटो है। ये होती है वीटो। अगर मान लीजिए 4 वीटोज भी एक साइड हो जाएं और सारे के सारे मुल्क एक साइड हो जाएं, ठीक है जी, और एक वीटो एक साइड हो किसी भी चीज के खिलाफ, तो वो चीज नहीं होगी। दिस इज वीटो, इसको वीटो कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ सब्सटेंटिव रेजोल्यूशंस के लिए है, सब्सटेंटिव रेजोल्यूशंस के लिए है, ठीक है जी, हर एक रेजोल्यूशन के लिए नहीं है, ठीक है। वीटो पावर में जो है ये जो मेंबर्स हैं, ये किसी भी रेजोल्यूशन के खिलाफ वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजरल डिसीजन के लिए नहीं करेंगे। प्रोसीजरल डिसीजन मतलब जैसे आपने सिक्योरिटी काउंसिल के 10 परमानेंट मेंबर्स जो है वो चूज करने, तो इनका इलेक्शन होना, इलेक्शन का प्रोसीजर है, तो आप उस प्रोसीजर के खिलाफ जो है ये वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो जो प्रोसीजरल डिसीजंस होते हैं उनके खिलाफ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाकी रेजोल्यूशन है, सब्सटेंटिव रेजोल्यूशन है, तो उसके खिलाफ वीटो इस्तेमाल की जा सकती है। तो वीटो की पावर क्या है कि अगर, याद रखना, ये 5 कंट्रीज जो है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है वर्ल्ड की यूनाइटेड नेशंस के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके पास वीटो है। वीटो का मतलब क्या हो गया कि पूरे 192 कंट्रीज एक साइड हो जाए, वीटो एक साइड हो जाए, सब्सटेंटिव मैटर में वो
काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीटो एक साइड हो जाएगी। इसीलिए जब भी किसी भी मैंने पिछले दिनों सुना था पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से हाफिज सईद, उसको यूनाइटेड नेशंस से इंडिया ने कोशिश की थी, या आई डोंट नो एग्जैक्टली इंडिया ने कोशिश की थी कि क्या, हाँ, उसको वर्ल्ड टेररिस्ट मतलब उसको डिक्लेयर करवाने लगे थे यूनाइटेड नेशंस से, लेकिन उसमें चाइना ने वीटो इस्तेमाल किया और कहा कि मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं एज ए वर्ल्ड टेररिस्ट। तो फिर हाफिज सईद को वर्ल्ड टेररिस्ट नहीं करार दिया गया। बाकी सारे मान गए थे, लेकिन चाइना नहीं माना। जब चाइना ने नहीं माना तो फिर क्या हुआ? फिर वर्ल्ड टेररिस्ट नहीं करार दिया गया किसको? हाफिज सईद को। ठीक है जी। तो वहां पर किसने इस्तेमाल की? चाइना ने एक वीटो इस्तेमाल की, बाकी सारी कंट्रीज कह रही थी करो। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? वीटो। इसलिए ये पावरफुल है और इसीलिए इन जो वीटो कंट्रीज हैं इनको सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनाया गया है, सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनाया गया क्योंकि पावरफुल कंट्रीज हैं। ठीक है जी। प्रोसीजरल डिसीजन क्या होता है? दीज इंक्लूड चेंजिंग द मीटिंग एजेंडा और इनवाइटिंग ए नॉन परमानेंट टू द मीटिंग। हाँ, अगर मीटिंग का एजेंडा है कि आज हमने बात करनी है, मान लीजिए जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी किसी भी मतलब कोई भी मीटिंग चल रही है यूनाइटेड नेशंस की, और उस मीटिंग में कोई एजेंडा है, मान लीजिए उसमें एजेंडा है कि इजराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है जी। तो उस एजेंडा को वो जो एजेंडा होगा वो प्रोसीजरल चीज होगी। वो क्या होगी? वो प्रोसीजरल चीज होगी और उस एजेंडा को वीटोस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। और अगर हम किसी नॉन परमानेंट मेंबर्स को, मान लीजिए कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएन की मेंबर्स नहीं हैं, तो अगर किसी नॉन परमानेंट मेंबर को किसी भी मीटिंग में बुलाया जाता है, यूएन की किसी मीटिंग में बुलाया जाता है, उसके खिलाफ भी वीटो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है जी। यहां पर हो गया हमारा यूएन खत्म। आगे हम नेक्स्ट शुरू करेंगे सार्क। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन, ये एशिया की है। ठीक है जी। साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो इसके मेंबर्स हैं उसके गवर्नमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ द स्टेट्स इन साउथ एशिया। इट्स मेंबर्स आर, अफगानिस्तान इसका मेंबर है, बांग्लादेश इसका मेंबर है, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर्स हैं जी इसके। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक मेंबर याद रखना है, पूछा जा सकता है। सार्क वाज फाउंडेड बाय 7 स्टेट्स इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है जी। 7 मुल्कों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश के अंदर सार्क को बनाया और 2005 में अफगानिस्तान बिगेन नेगोशिएटिंग देयर एक्सेशन टू सार्क एंड फॉर्मली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन द सेम ईयर। ठीक है जी। और अब जो है अफगानिस्तान भी इसका मेंबर है। 2005 में इसने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल। याद रखना, इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है इस वक्त? नेपाल के अंदर है, काठमांडू के अंदर। ठीक है जी। काठमांडू नेपाल के अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इट लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006। तो ये किसके लिए काम करती है? रीजनल इंटीग्रेशन के लिए। जो रीजनल मुल्क हैं, मान लीजिए जो रीजन है इसमें जो मुल्क हैं, मान लीजिए इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है जी, मालदीव्स है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन सारे मुल्कों की इंटीग्रेशन के लिए, इनकी एकता के लिए ये काम करती है। और 2006 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है लॉन्च किया था। ठीक है जी। इसमें क्या था कि अगर ये मुल्क आपस में ट्रेड करते तो उनके ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटीज वगैरह उनको कम किया था या फ्री कर दिया था, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। ऑब्जर्वर कंट्रीज इन सार्क। अब कुछ कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर हैं सार्क में। अब ये ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन है और इनका मिशन क्या है, क्या ऑब्जर्व करते हैं ये? ठीक है जी। उसको देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि इनका सिस्टम क्या है, ये इनको क्यों ऑब्जर्वर कहा जाता है, इनका काम क्या ऑब्जर्वर कंट्रीज का? मॉनिटरिंग, प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब सार्क का जो काम काज है उसको देखते हैं। सम ऑब्जर्वर्स आर नॉट इंटरेस्टेड मेंबरशिप बट इंस्टेड वांट टू मॉनिटर द प्रोसेसिंग ऑफ सार्क। कुछ मेंबर्स जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं वो देखते हैं काम काज किसका? वो काम काज को देखते हैं सार्क के काम काज को, कि ये कैसे काम करते हैं, क्या इनका उठना बैठना है, मतलब पूरा सिस्टम कैसे रेगुलेट करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं सिर्फ।
प्रोमोटिंग कॉर्पोरेशन, कुछ ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं, वो कॉर्पोरेशन को प्रमोट करते हैं, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। ये इन चीजों के ऊपर इन चीजों को इन मुल्कों के अंदर मतलब प्रमोट करने के लिए वो काम करते हैं, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में मसला चल रहा है, ठीक है जी, तो इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे वो ऑब्जर्वर कंट्रीज, ठीक है जी। सार्क की जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं वो इन मसलों को हल कराने की कोशिश करेंगे। पब्लिक हेल्थ, मान लीजिए किसी एक कंट्री में पब्लिक हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है जी, मतलब पब्लिक हेल्थ अच्छी नहीं जा रही है, तो उसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। कम्युनिकेशन मतलब गाड़ियों का आना जाना, ठीक है जी, ट्रेड वगैरह, इस सारे के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है जी। दूसरा काम यह है ऑब्जर्वर कंट्रीज का। तीसरा काम क्या ऑब्जर्वर कंट्रीज का, एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन मेंबरशिप, वो उनका इंटरेस्ट होता है कि हम मेंबर बने सार्क के। और तीसरा काम यह है ऑब्जर्वर कंट्रीज का, वो देखते रहते हैं कि हम किस वक्त सार्क का पार्ट बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, ठीक है जी। ऑब्जर्वर्स के 3 काम है, एक प्रोसीडिंग कैसे चल रही है सार्क की उसको देखना, दूसरा कैसे इनके बीच में कॉर्पोरेशन मतलब इनके बीच में एकता और उनके बीच में आना जाना, बिजनेस ट्रेड वगैरह, इसको प्रमोट करना है। तीसरा वो देखते रहते हैं कि कब हम सार्क के मेंबर बने। और मुझे लगता है अफगानिस्तान भी एक ऐसा ही था, और 2005 में उसने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया और मेंबर बन गया। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज जो है इस वक्त 9 है मेरे ख्याल से इसकी सार्क की। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 ऑब्जर्वर्स हैं, याद रखना। 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं सार्क की और 8 मेंबर्स हैं सार्क के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सार्क स्पेशलाइज्ड बॉडीज। कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं सार्क की। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ये सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, सिर्फ नाम याद रखिए, बाकी बीच में जाए घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीएससी लेवल का एग्जाम कोई दे रहा है तो उसको घुसना पड़ेगा, बाकी उसके अलावा बीच घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सारसो, ये इसका जो सेंटर है वो ढाका के अंदर है, इसका सेंटर जो है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है जी। सार्क डेवलपमेंट फंड्स, भूटान के अंदर है इसका सेंटर, ठीक है जी। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, पाकिस्तान के अंदर इसका सेंटर है। मुझे लगता है ये सेंटर गलत जगह बना दिया है। मतलब आर्बिट्रेशन में आप क्या करते हो, बातचीत करवाते हो, मुल्कों के बीच में लड़ाई है तो बातचीत होगी, तो पाकिस्तान में कैसे बातचीत होगी भाई, उधर तो उनकी अपनी बातचीत नहीं हो पा रही है, उन्हें तो ताबड़तोड़ कर दिए खुद को। खैर, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज इसको चल रही हैं मुल्क के अंदर, उन्होंने तो मुल्क को लगभग वाड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये काउंसिल कहीं और होनी चाहिए थी, बेटर देन यहाँ से, क्योंकि इनका बड़ा अहम रोल होता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल का बड़ा अहम रोल होता है। ये जो मुल्कों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनको हल करने के लिए काम करता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सार्क, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सार्क के। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क अबुल एहसान बांग्लादेश के थे। पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे सार्क के, अबुल एहसान बांग्लादेश के, ठीक है जी। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, गुलाम सरवर, ये भी कहाँ के हैं, ये भी बांग्लादेश के हैं, ठीक है जी। और ये इन्होंने इनकम्बेंट की थी ऑफिस की, मतलब ऑफिस में ही बैठे थे 4 मार्च 2023 को। लास्ट सार्क समिट, 19th सार्क समिट इन पाकिस्तान कैंसल, ठीक है जी। सार्क की लास्ट जो समिट थी 19th सार्क समिट जो होनी थी पाकिस्तान के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ सार्क। सार्क के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जैसे यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमने पढ़े, वैसे ही सार्क के कुछ ऑर्गन्स। सबसे पहले आ जाता है काउंसिल। काउंसिल में कौन होता है, देखिए जी, काउंसिल में कौन आ जाता है, काउंसिल में आ जाते हैं हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, सॉरी स्टेट्स और गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट। जैसे हमारे मोदी जी हैं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, ठीक है जी, बात आ रही समझ में। जो स्टेट्स के हेड हैं हमारे, नहीं, हेड्स ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन है, प्रेसिडेंट है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, ये कंफर्म कर लीजिएगा। मतलब जो भी स्टेट का हेड है, ठीक है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट तो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, तो मुझे लगता है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं, और यहाँ पर शहबाज शरीफ की जगह जो उनका प्रेसिडेंट है वो होगा, ठीक है जी। जो स्टेट्स के हेड हैं वो काउंसिल क्रिएट करते हैं, मतलब वो सबको मिलकर बनती है एक काउंसिल, ठीक है जी, उन सबको मिलकर बनती है एक काउंसिल। तो ये एक बॉडी बनती है सार्क की। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दूसरी बॉडी है सार्क की। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें होते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स। इसमें जितने भी सार्क मेंबर्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, श्रीलंका का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, भूटान का, नेपाल का, ठीक है जी, चाइना का, चाइना भी है ना मेंबर सार्क का,
नहीं नहीं नहीं, चाइना नहीं, अफगानिस्तान। नो, चाइना जो है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है जी। तो जितने भी मेंबर्स हैं सार्क के, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सार्क की। और वो क्या करते हैं, वो हर साल एनुअली मिलते हैं, एनुअली एक बार मिलते हैं, एनुअल समिट होता है उनका, वो हर साल एक बार मीटिंग करते हैं, बैठ के मिलकर बात करते हैं। ठीक है जी। फिर आ जाती है तीसरी बॉडी, स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का क्या काम है जी, स्टैंडिंग कमेटी जो है कम से कम 2 बार साल में मिलती है, मीट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स अ ईयर। ठीक है जी। और इसमें सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, मतलब जितनी भी सार्क मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है जी, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हमारे एनवाइज होते हैं, जो हमारे मान लीजिए इंडिया के IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है जी, जिसमें आप एज एन एनवॉय या डिप्लोमेट, जिसको हम कहते हैं ना सफ़ीर, ठीक है जी, तो एज ए डिप्लोमेट जो लोग होते हैं मुल्कों के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इसकी फंक्शनिंग, जो सार्क की फंक्शनिंग है उस पर काम करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोग्रामिंग कमेटी। प्रोग्रामिंग कमेटी का क्या काम होता है, फाइनलाइजिंग द एनुअल मीट स्केड्यूल। ठीक है जी, कैसे मतलब स्केड्यूल क्या रहेगा मिलने का, मतलब हर साल जो मीटिंग होगी सार्क की, ठीक है, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ के मीटिंग करेंगे, या फिर सार्क की काउंसिल जो है वो मीटिंग करेगी, तो वो बैठकर जो मीटिंग करेंगे उसका स्केड्यूल क्या रहेगा, कौन सी डेट को कहाँ पर करना है, वो इसको फाइनलाइज करती है प्रोग्रामिंग कमेटी। ठीक है। जो बजट है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बजट किसका, सार्क का बजट। एक्सटर्नल एक्टिविटीज असाइंड बाय द स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है जी। और स्टैंडिंग कमेटी की जो एक्टिविटीज हैं जो असाइन की, मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी बोलेगी प्रोग्रामिंग कमेटी को करने के लिए, मान लीजिए स्टैंडिंग कमेटी ने प्रोग्रामिंग कमेटी को बोला कि आप एक कॉम्प्लेक्स बनवाइए सार्क के लिए, तो प्रोग्रामिंग कमेटी को बनाना पड़ेगा। एग्जांपल है। ठीक है जी। मतलब जो जो ड्यूटीज असाइन की जाएंगी स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा प्रोग्रामिंग कमेटी को, वो काम भी प्रोग्रामिंग कमेटी करेगी। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडिंग कमेटी मोर पावरफुल है किससे, प्रोग्रामिंग कमेटी से। ये एक चीज यहां से पता चल गई। उसके बाद आ जाता है सेक्रेटेरिएट, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय सार्क। जो भी सार्क ने कोऑर्डिनेशन या कोई किसी चीज की एग्जीक्यूशन के लिए कोई स्टेप लिया है, तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, सेक्रेटेरिएट इंप्लीमेंट करेगा। मान लीजिए सार्क ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट को खत्म कराया, मान लीजिए एक डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और उसको सार्क ने खत्म कराया। ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट एक ऐसी बॉडी है जो उस डिस्प्यूट के खत्म करने के जो ऑर्डर्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कराएगा, उनको इंप्लीमेंट कराएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद आएगा मॉनिटरिंग द सार्क मीटिंग, सार्क की मीटिंग्स को मॉनिटर करेगा सेक्रेटेरिएट। ठीक है जी। मॉनिटर मतलब किस मुल्क को कितने बजे टाइम देना है, कितना बोलना है, कितना नहीं, सारा। ठीक है जी, जब मीटिंग होगी। वर्क एज कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन, किसको किस चेयर पे बिठाना है, बिटवीन सार्क एंड अदर इंटरनेशनल समिट्स एंड फॉरम्स। सार्क के बीच में और दूसरी इंटरनेशनल फॉरम्स जो हैं, जैसे UN आ गई, जैसे ASEAN है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। नाटो आ गई। ठीक है जी। जिनेवा आ गई। ठीक है। तो सार्क के बीच में और जो बाकी इंटरनेशनल समिट्स हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक बनाए रखने का काम भी सार्क का सेक्रेटेरिएट करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है हमारे पास ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ एशियन, ये भी साउथ एशियन है। सॉरी, ये साउथ ईस्ट एशियन है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखना फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज एन इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज्ड ऑफ इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, द फिलीपाइंस, कंबोडिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। याद रखना, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम जानते हैं एशियन के नाम से, जिसको क्या कहते हैं, एशियन कहते हैं। इसके मेंबर्स कौन है, इसके कौन कौन मेंबर्स हैं? ये भी इंटर गवर्नमेंटल है, जैसे सार्क इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, वैसे ही ये भी इंटर गवर्नमेंटल है। इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपाइंस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया, ये इसके क्या हैं,
मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। एशियन वाज एस्टैब्लिश इन बैंकॉक थाईलैंड ऑन अगस्त 8 1967, ठीक है जी। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और एस्टैब्लिशिंग मेंबर्स कौन कौन थे, मतलब किस किस कंट्री ने मिलकर एस्टैब्लिश किया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। याद रखना यही 5 बेसिक कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर बेसिकली एशियन को बनाया था। मतलब ये बेसिक मेंबर्स हैं, मतलब जिन्होंने एशियन को बनाया था। बाद जो बाकी हैं बाद में जुड़े, जैसे ब्रुनेई हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, ये बाद में, सॉरी मलेशिया नहीं, ये म्यांमार हो गया, ये बाद में जुड़े हैं। बाकी ये जो 5 कंट्रीज थी ये बेसिक कंट्रीज थी एशियन की, ठीक है जी। द ऑर्गेनाइजेशंस गोल आर टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडवांस सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। किस किस के लिए काम करती है ये? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है जी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जी, और स्टेबिलिटी, एडवांस सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। लगभग सेम ही काम है सारी ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। सार्क क्या कर रहा है? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रहा है, ठीक है, वो भी इकॉनमी पे उसका काम कर रहा है, कॉर्पोरेशन पे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही लगभग यूएन भी इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रहा है, एशियन भी इसी पे काम कर रहा है, ठीक है जी। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड की है। एशियन जो है ये साउथ ईस्ट कंट्रीज है, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, लाओस, ये इन कंट्रीज़ की है। इंडिया की, पाकिस्तान की, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनकी अलग है, सार्क है, ठीक है जी। तो ये रीजनल है, वो क्या है, वो एक इंटरनेशनल, मतलब ये भी इंटरनेशनल है लेकिन वो वन एंड ऑल है, सबके लिए एक ही है। एशियन मेंबर्स स्टेट्स हैव कंबाइंड पॉपुलेशन ओवर 600 मिलियन पीपल एंड लैंड एरिया ऑफ मोर देन 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एशियन का जो टेरिटरी है, मतलब टेरिटोरियल एरिया जो है एशियन का, वो 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से, मतलब जितनी कंट्रीज हैं उन सारों का एरिया मिलाकर है ये वाला, ठीक है। इतने एरिया के ऊपर चलती है एशियन, और इसमें 600 मिलियन पीपल्स हैं। 600 मिलियन पीपल कितना हो गया? लगभग 60 करोड़। 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, हाँ, लगभग 60 करोड़ लोगों पे। ये तो इंडिया की आधी पॉपुलेशन भी नहीं है, मतलब 8-9 कंट्रीज मिलकर भी इंडिया की आधी पॉपुलेशन नहीं बना पा रहे हैं। वाह क्या सीन है। ऑर्गन्स ऑफ एशियन। एशियन के क्या ऑर्गन्स हैं? चेयरमैनशिप, सबसे पहला ऑर्गन आ गया इसका चेयरमैनशिप। चेयरमैनशिप जो है वो एनुअली रोटेट होती है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो 1-1 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं, वैसे ही यहाँ पर 1-1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है एशियन में कंट्रीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है जी। जो ए वाला कंट्री है कोई, तो पहले मतलब ABC के ऑर्डर से, अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या हो गया, ABC के ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा वो 1 साल के लिए, फिर दूसरा 1 साल के लिए, तीसरा, चौथा, 5 सारे, ठीक है जी। वैसे इसके कितने मेंबर्स हैं ज़रा देख लेते हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखना, नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। 10 मेंबर से, ठीक है जी, 10 के 10 मेंबर से, मतलब 10 साल के बाद बारी आती है प्रेसिडेंट बनने की। यहाँ पर एशियन कोऑर्डिनेशन काउंसिल ACC कोऑर्डिनेट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैंडेट ऑफ एशियन लीडर्स एंड ऑल क्रॉस पिलर्स इनिशिएटिव ऑफ एशियन। द ACC कंप्राइज एशियन फॉरेन मिनिस्टर एंड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। इसमें जैसे मैंने अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाई आपको सार्क की, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो एशियन के जो एशियन कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इसके मेंबर्स होते हैं, और ये भी साल में 2 बार मुलाकात करते हैं, 2 बार मिलकर मीटिंग करते हैं, ठीक है जी। और क्रॉस पिलर्स हैं ये, मतलब ये अपनी जो एशियन कंट्रीज हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एशियन कम्युनिटी काउंसिल। एशियन कम्युनिटी काउंसिल जो है इसके 3 पिलर्स हैं। इसके कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स है, सिर्फ नाम याद रखने, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर PSC वाले हैं, फिर से कह रहा हूं, या UPSC वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िए। द एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी कम्युनिटी APSC, द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है जी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, ठीक है जी। ये एशियन कम्युनिटी काउंसिल के 3 पिलर्स हैं, मतलब इन 3 पिलर्स के ऊपर लगभग एशियन खड़ा हुआ है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है जी। एशियन सेक्रेटेरिएट, एशियन का सेक्रेटेरिएट है, उसका क्या काम है? द सेक्रेटेरिएट हैज सेवरल डिवीजन इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव सपोर्टिव डिवीजन, द इंटरनल ऑडिट एंड इवैल्यूएशन डिवीजन एंड द एशियन कनेक्टिविटी डिवीजन, ठीक है जी। ये मतलब डिफरेंट इसमें डिपार्टमेंट्स है एशियन सेक्रेटेरिएट में, उसका काम भी यही है, मतलब डे टू डे फंक्शनिंग, ठीक है जी, और मीटिंग्स को इंश्योर करना वगैरह वगैरह,
इसका भी वही काम है एजेंट सेक्रेटेरिएट का, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, ओह ये क्या है, खैर लास्ट स्लाइड पे आ गया, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। मैं पढ़ दूंगा जहाँ जैसे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो PDF टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ एजेंट के, क्या क्या है। द 5 फॉरेन मिनिस्टर हु साइंड एजेंट, कौन कौन से 5 फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त जिस वक्त एजेंट को साइन किया गया, मतलब यही 5 बेसिक कंट्रीज है ना, इनके कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन कौन से बंदे थे जिन्होंने साइन किया था उस वक्त। आदम मलिक इंडोनेशिया, नार्सिसो आर रामोस फिलीपींस के, तुन अब्दुल रज़ाक मलेशिया के, एस राजा रत्नाम सिंगापुर के, थनत कोमान थाईलैंड के, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है जी। इन्होंने साइन किया था उस वक्त एजेंट को स्टार्टिंग में। द फर्स्ट एजेंट समिट वाज हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया में पहला एजेंट समिट हुआ था 23-24 फरवरी 1976 को, 23-24 फरवरी 1976 को, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन था, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल अहमद बदावी। अब्दुल अहमद बदावी जो है प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मलेशिया के, उन्होंने चेयर किया था इस मीटिंग को, इस पहले समिट को, ठीक है जी। द 14th समिट, मतलब जो लेटेस्ट है, द 14th एशियन यूनाइटेड नेशन समिट वाज हेल्ड ऑन अक्टूबर 11, 2024 इन वियतनाम, लाओ PDR, याद रखना। वियतनामी लाओ PDR, अच्छा लाओ जो मुल्क है ना इसका पार्ट है, वियतनामी वियतनामी लाओ PDR, ये लाओस, ठीक है जी। ये मुल्क है, इसमें एक जगह है वियतनामी, ठीक है जी। वहां पर 14th एशियन यूनाइटेड नेशन, जैसे याद रखना एशियन और यूनाइटेड नेशन का इकट्ठे समिट हुआ था, ठीक है जी। द समिट वाज चेयर्ड बाय HE मिस्टर सोनाग्जे सिपंडोन, ठीक है जी। सोनाग्जे सिपंडोन एक बंदा है कोई, ठीक है जी। इसने चेयर किया था इस समिट को, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस, सार्क और एशियन। इसका PDF जो है टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सिर्फ PDF नहीं देखिएगा, कम से कम चीज़ों को पढ़ भी लीजिएगा वीडियो से, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा PDF से कुछ समझ आने वाला नहीं। मैंने शॉर्ट करके इसको किया है किसी तरीके से, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रे फॉर मी। और सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, आगे भी शेयर करते हो उनको भी बोला करो सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कंटेंट दे रहा हूँ, इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है जी आपके लिए। आप साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा, ठीक है जी। थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट, देखते रहिए मुझे और एंडोर्स और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।